नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। सीजी टेट की तैयारी आप लोग जो शुरू किए होंगे वो कर ही चुके होंगे या फिर कुछ लोग करना चाहते होंगे। सीजी टेट जो 2024 में हुआ, उस सीजी टेट के आज हम लोग सीजी टेट के अंतर्गत जो पेपर 1 था, उस पेपर 1 में बाल विकास को देखेंगे कि पिछले बार जो प्रश्न आए वो प्रश्नों के उत्तर क्या थे और साथ ही साथ वो प्रश्न आखिर पूछे कहां से जाते हैं। अगर आप उन सब चीजों को जान जाते हैं तो सीजी टेट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्नों में से मात्र आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 प्रश्न ही सही करने होते हैं, किसी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। और आज जिस चीज को मैं बताने वाला हूं वहां से आप देखेंगे कि लगभग 28 से 29 प्रश्न, 28 to 29 प्रश्न उसी एक जगह से पूछे गए हैं। तो अगर उसी एक जगह को भी आप कवर कर लेते हैं तो आपका सीजी टेट बहुत आसान हो सकता है। चलिए देखते हैं। आज देखेंगे पेपर 1 जो कि सेट डी था, उसके अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे, उसके सही उत्तर देखेंगे, फिर देखेंगे कि कहां से वो प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, तो ये होता है 2 से 7 वर्ष। इसके अलावा दूसरा प्रश्न था बालक का विकास प्रारंभ होता है कब से, जन्म प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था से। इसका गर्भावस्था से पूर्व और जन्म से पूर्व, यानी इसका उत्तर ये है। देखिए, जन्म से पूर्व और गर्भावस्था से पूर्व दोनों एक ही बातें कहती हैं, तो इसका उत्तर बी या सी दोनों हो सकता है, लेकिन सी सबसे अच्छा उत्तर है जब आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खाली स्थान की आयु से होता है, तो इसका उत्तर होगा 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा विकास। इस सब को अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये प्रश्न कहां से पूछे गए हैं और उस कंटेंट को पढ़ते समय हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वहां से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न हमसे बन ही जाए। फिर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इसका सही उत्तर क्या होगा, किसने कहा था ये, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, किसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए, वाटसन ने। जीन पियाजे, जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, तो इसको तो सभी लोग जानते होंगे, वैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए, यह कथन हार्लॉक ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक तत्वों में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर, इसमें से कौन सा सामाजिक तत्वों में शामिल नहीं होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीनोम यानी जन्म क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं, किसमें होते हैं, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, विकास में। इसको आप जब बुद्धि और विकास की तुलना पढ़ते हैं तब उस समय आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बीने का जो परीक्षण था वो प्रक्षेपित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन था या फिर कौन है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, एडलर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक वृद्धि का पर प्रकाश डालने वाली ग्रंथि कौन सी है, प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालती है, ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, शैशव काल का। ठीक, हालांकि पिछले बार सीजी टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वन लाइनर बहुत सारा पूछा गया है, लेकिन जिस हिसाब से व्यापम अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है तो इस प्रकार से वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न अब देखने को शायद कम मिलेंगे, थोड़ा कठिन, वो क्या बोलते हैं, गहराई में आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? तो हो जाएगा बी, भूख। अगला प्रश्न देखते हैं, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, छात्र है क्या है? तो यह है आंतरिक रूप से प्रेरित है, इसलिए बार बार गिटार सीखता है और जब गिटार सीखता है, बजाता है तो उसे अच्छा लगता है। आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन का यह पार्ट है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था पियाजे ने, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, उसमें ये बात उसने कही थी। अगला प्रश्न देखें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय के अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी और समानता की बात होती है वहां पर, और इसी को हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, उसको भी घुमा के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें, मनुष्य में विकास होता है, कब होता है? तो बचपन से लेके जीवन भर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक जो बताता है पियाजे, वो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज बताता है इस ऑप्शन में, क्योंकि पियाजे मानता है कि बच्चे अपने दिमाग से सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, भावना जो है संज्ञान का घटक नहीं है, जबकि विचार, ध्यान, धारणा ये सब संज्ञान यानी बुद्धि का घटक माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर यानी गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? तो वह होता है दुर्गम बुनियादी ढांचा। अगला प्रश्न देखें, किशोरावस्था वह काल होता है, यानी किशोरावस्था का सामान्य सा समय पूछा है, तो 11 से 19 साल। अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, नियमित स्कूल। और इसी चीज को मैंने कहा था समावेशी शिक्षा, हम लोग क्लास में इसको पढ़ते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, किसके साथ जुड़ी होती है? तो अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन में होगा, तो जो फैलाव वाला होगा अपसार वाला, अभिसारी मतलब संकीर्ण चिंतन, अपसारी मतलब फैला हुआ चिंतन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करे, उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कहता है एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो है, देखते हैं, प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे, तो ये तो नहीं होगा वैसे, लेकिन उस समय लिया था इसी को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैसे लिया गया है। ठीक, ए, बी और डी, तो इसका हो जाएगा ए, बी और डी। सी क्या है? विद्यार्थी को EIP के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को अच्छा, ये पाठ्य योजना को संशोधित नहीं कर सकता, इसलिए सी को हटा करके बाकी उत्तर लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। कौन कौन से पाठ्यक्रम अनुकूलन की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण पहले आएंगे? तो सबसे पहला तो आएगा पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, बी आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा, ये तो पहला हो गया, ये हो जाएगा दूसरा, अनुकूलन की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, दूसरा, और तीसरा जो होगा शिक्षण व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन है, तीज हो गया, और ये हो जाएगा पाठ्यचर्या अनुकूलन, तो ये 4 हो जाएगा। तो यानी ए, बी, डी और सी, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बनाना है? तो यह है प्राथमिक स्तर के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अब कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें प्राथमिक और माध्यमिक दो बातें हैं,
तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों का ही तो मुफ्त शिक्षा है, यानी 1 से 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही तो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है ये प्राथमिक स्तर है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ये प्राथमिक स्तर है और ये है उच्च प्राथमिक स्तर। तो इस तरीके से 6 to 8 के लिए अगर देखें तो प्राथमिक स्तर के दो भाग होते हैं, एक तो पूर्व प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ए। ठीक, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पढ़ेंगे तो लंबा क्लास है, वो पूरा समझना पड़ेगा। और ये बहुत आसान सा प्रश्न पूछा कि कॉलम ए और कॉलम बी को सही विकल्प में समझाना है। डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी होती है, डिस्ग्राफिया कौन सी होती है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, ये सब पढ़ाने में। डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी होती है, तो डिसलेक्सिया हो जाता है पढ़ने और भाषा में कठिनाई। तो ये हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया यानी गणितीय कौशल, लेखन संबंधी कौशल में आ जाएगा डिस्ग्राफिया, यानी बी का हो जाएगा 3। फिर सी देखें डिस्कैल्कुलिया, तो गणितीय कौशल में कठिनाई यानी कैलकुलेशन में हो जाएगा डिस्कैल्कुलिया, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी गणितीय कौशल 2 और डी का हो जाएगा 4। यही उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये हमने मोटा मोटी देख लिया कि कहा कैसे कैसे प्रश्न थे और उनके उत्तर क्या थे। देखने में प्रश्न बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आता है तो बड़े कठिन मालूम होते हैं। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये सारे प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप तैयारी को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहला प्रश्न फिर से देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल बताई गई है। यह प्रश्न देखिए हमने जो पढ़ाया था क्लास सीजी टेट पेपर 1 to 5 के लिए वीडियो नंबर 20 में लिखा गया है और इसमें बताया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पाक प्रचलन अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो ये पूर्व संक्रियात्मक पूछा है, कभी प्राक संक्रियात्मक पूछ दे, प्राक प्रचलनात्मक पूछ दे तो बात उत्तर सेम ही है। तो इसी चार्ट से प्रश्न पूछा पहला। अब दूसरे प्रश्न पर देखें, बालक के विकास का प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी या बी, जो भी ले सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था सबसे अच्छा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है देखिए बालक के जन्म से पूर्व एवं पश्चात जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो विकास की प्रक्रिया का ही अंग है। दूसरा, बालक का विकास भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था मतलब गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें हैं। ठीक, और इसमें देखिए निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है, गर्भावस्था सब विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसको भी पढ़ लेते, वीडियो नंबर 2 का ही क्लास है, मतलब वीडियो नंबर 2 में बताया गया। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 11 वर्ष, और इसको बताया गया वीडियो नंबर 21 में। और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, तो मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। आपसे पूछा था कब से शुरू होता है, तो उत्तर था कि 11 वर्ष से शुरू हो जाता है। सेम प्रश्न पूछा है। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है, कौन कौन सा किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो वह है भाषा विकास, और इसको बताया गया है वीडियो नंबर 3 में। इस अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो इसमें कहीं पर भी आपको भाषाई विकास के बारे में नहीं बोला है, ये किशोरावस्था का होगा ना, ये अगली अवस्था किशोरावस्था है, किशोरावस्था के बारे में बताया गया है। और देखिए शारीरिक लिया है, मानसिक लिया है, संवेगात्मक लिखा है, लेकिन भाषा विकास उसमें कहीं पर शामिल नहीं था। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक ये 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे सकता था, एक भाषा विकास दे दिया, इसलिए वही उत्तर हो गया। यह था वीडियो नंबर 3 का क्वेश्चन। किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध की अवस्था है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्टेनले हॉल, और इसको पढ़ाया गया था वीडियो नंबर 13 में, जो कि सीधा सीधा उसके परिभाषा से संबंधित है, कोई इसमें कट अलग से नहीं। ठीक, जो परिभाषा दिया था स्टेनले हॉल ने उसी को पूछ लिया।
अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसका उत्तर है वाटसन, और इसको बताया गया है वीडियो नंबर 2 में। ठीक, ये वीडियो एक्चुअल में जब सीजी टेट का एग्जाम हुआ था तो मैं एक बार इसको बताया भी था कि इस तरीके से प्रश्न आए थे। चूंकि फिर से होने वाला है तो मैं क्लियर कट फिर से बता देता हूं। देखिए वही परिभाषा लिखी हुई वीडियो नंबर 2 का है। अभी आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी भी क्लास में, तो आपको याद आएगा ये क्वेश्चन आया था 2024 में ऐसे। ठीक, फिर पूछा है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, तो ये था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे पहला लाइन है और नीचे भी लिखा है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने कहा था? हरलॉक ने। और ये है आपका वीडियो नंबर 1, पहला ही वीडियो था, उसी में बताया हरलॉक के अनुसार, जिसमें मैंने परिभाषा भी बताई थी, ये बाकी परिभाषाएं भी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सामाजिक तत्व में सभी शामिल है, केवल एक को छोड़कर कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है जन्म कर्म। तो यहाँ पे बालकों के सामाजिकरण करने वाले तत्व, और इस तत्व में सारी चीजें लिखी गई है, परिवार, साथी, स्कूल, शिक्षक, लेकिन यहां पर कहीं पर भी जन्म कर्म नहीं लिखा गया है। और इसको और भी डिटेल में बताया गया होगा, ये नीचे बताया गया है। और ये चीज और समझना है तो हम जब जीनोम वाला पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी होगा, लेकिन उसको यहाँ पे शामिल नहीं किए, मतलब आपके डिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं किया है, कौन से भाग से वो था वो नहीं बताया गया यहाँ पे, लेकिन वो चीज भी है, वहां से भी आप इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 9 को निकाल सकते थे। परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष किसमें सम्मिलित होते हैं? तो विकास में। इसको वृद्धि और विकास पढ़ाया था वीडियो नंबर 1 में, उसी में शामिल है विकास शब्द। गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है, व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों का विकास कहा जाता है। ठीक, गुणात्मक पक्ष के साथ उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? तो ये स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है, वीडियो नंबर 11 में इसको कवर किया गया है। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम अल्फ्रेड बीने द्वारा प्रारंभ किया गया। बीने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया, तो इसमें बताया गया था। अगला, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो यह है एडलर, इसको बताया गया वीडियो नंबर 2 में। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक अल्फ्रेड एडलर के अनुसार बाल्यावस्था के अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। ठीक, ये वीडियो नंबर 2 का है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, इसको पढ़ाया है वीडियो नंबर 8 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का काल है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, शैशवा काल, इसको पढ़ाया है वीडियो नंबर 20 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? तो वो है भूख, और इसको पढ़ाया है वीडियो नंबर 11 में। प्राथमिक रोना, इसमें भी बताया गया था किस प्रकार से बच्चा रोता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रकार के रोने का मुख्य कारण बच्चे की भूख हो सकता है। भूख को बालक की जन्मजात प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। एकदम से लाइन से बताइए, ये भी इमेज आपको आएगा जब पढ़ाऊंगा, तो जब आप क्लास वगैरह में देखेंगे तो ये वीडियो, ये इमेज आपको याद आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद, यानी इसमें अगर हम देखें तो ये है आंतरिक रूप से प्रेरित, ये वीडियो नंबर 26 में कवर हुआ है। प्रेरणा के प्रकार, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा में भूख, प्यास, नींद, प्यार इसी का उदाहरण है, और इसी में एक उदाहरण वो भी बताया था। एक तो प्रश्न है, ये प्रश्न भी कराया हूं, और एक जगह ये सेम गिटार वाला भी उदाहरण बताया हूं मैं। ठीक है, जो इसमें नहीं दिखा रहा है लेकिन मुझे याद आ रहा है, मैं ऐसा बताया था। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है पियाजे को, और ये बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, वीडियो नंबर 20 का। 18 नंबर क्वेश्चन, अभी तक आपने देखा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, सभी क्वेश्चन यहीं से आए। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बाहर से आए हैं, और अगर वैसे क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो उसके लिए इस बार क्या योजना है। ठीक, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा
विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि इक्विटी और समानता की बात की गई। इसको मैंने समावेशी शिक्षा स्टेज 3 इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाया। मनुष्य में विकास होता है, कब होता है? तो जीवन भर होता है। ये तो वीडियो नंबर 1 में ही पढ़ाया हूंगा। वृद्धि और विकास जब शुरू किया होगा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये होगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की खोज, और इसको पढ़ाया गया वीडियो नंबर 20 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? वो है आपका भावनाएं, और इसको पढ़ाया गया है वीडियो नंबर 20 में। संज्ञान का मतलब क्या है, पूरा लिस्ट बनाया गया है। इसमें देखिए कि कहीं पर भावनाएं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बस इसी लाइन से प्रश्न पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 22, अगर ध्यान से पढ़े होते, मतलब बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पिछले बार क्वालिफाई किए हैं बच्चे, 400 से ज्यादा बच्चे, 427 या 37 से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए, लेकिन और बच्चे भी क्वालिफाई कर सकते थे अगर इसमें पूरा ध्यान दिए होते तो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालती है? ऑप्शन नंबर बी है दुर्बल बुनियादी ढांचा। ये क्वेश्चन को जो है ये डायरेक्ट नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि इसको मैं कहीं पर समझाते वक्त पढ़ाया होगा तो बच्चे इसको डील कर सकते थे। अगर पूरा पढ़े रहते तो डील कर सकते थे, लेकिन ये प्रश्न डायरेक्ट कंटेंट में लिखे हुए में से नहीं आया है। ये समझ वाला क्वेश्चन है, जब पढ़ाया होगा तो समझाया होगा, हो सकता है, लेकिन अब नहीं आया तो नहीं आया। अभी तक जो हमने देखा 21 क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद ये नहीं आया डायरेक्ट। किशोरावस्था वह काल है, कौन से समय को कहते हैं? 11 से 19 साल, वीडियो नंबर 2 का है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 29 से एकीकृत शिक्षा पढ़ाए हैं, उसमें पढ़ाया हूं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, किसके साथ? अपसारी चिंतन फैलाव वाला चिंतन के साथ। तो ये चीज कवर हुआ है वीडियो नंबर 17 में। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन पढ़ाया होगा, उसमें पढ़ाया। फिर देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑप्शन ए इसका उत्तर है। यह भी क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 27 में कवर है। फिर यहां पे देखिए, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या है? ये आपका कवर नहीं है, यानी ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आया। तो अभी तक हमने देख लिया 2 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए हैं। एक तो ये क्वेश्चन को तो 100% गारंटी दे सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 27 न तो पढ़ाए हुए में से आए हैं और ना ही इसके बारे में कहीं मैंने चर्चा की थी। तो ये क्वेश्चन समझिए आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, मैंने जो पढ़ाया था उसमें से। लेकिन एक क्वेश्चन जो 22 नंबर का था, उसको मैंने कहीं पढ़ाया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, लेकिन चूंकि यहां पर नहीं दिखा पा रहा हूं तो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन वो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मैं मानता हूं उसको, क्वेश्चन नंबर 22 को। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था। अगला प्रश्न देखता हूं, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। यह प्रश्न क्या है? यह प्रश्न क्वेश्चन वीडियो नंबर 30 में कवर है। ये देखिए, पूरा इमेज आपको याद आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य प्राथमिक, क्वेश्चन नंबर 32 में कवर है, वीडियो नंबर 32 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये कॉलम से सजाइए, सही जोड़ी मिलाइए, डिस्लेक्सिया, इसके लिए एक पूरा बीमारी का अधिकतम वर्गीकरण पढ़ाया था, पढ़ने संबंधी समस्या, इसको जोड़ी मिला करके आप बना सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये कहां हुआ? ठीक, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा 30 तक हमने कवर किया। और 30 तक कवर करने के बाद एक ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 22, और एक और क्वेश्चन हमने देखा। ये क्वेश्चन नंबर 22 को मैंने समझाया था क्लास में,
लेकिन इसका कोई कंटेंट मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं इसको पढ़ाया। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं आया है। अगर 30 प्रश्न देखें तो 30 में से मैं कहूं तो 28 तो डायरेक्ट ही प्रश्न हैं, डायरेक्ट प्रश्न 28 हैं, जबकि एक प्रश्न जो है 50-50 का मामला है। यानी मैंने जो बताया है अगर बच्चों को ध्यान रहा तो वो सही किए होंगे, नहीं रहा तो नहीं किए होंगे। एक प्रश्न जो है वह आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पूरा क्लास पढ़ने के बाद आप मिनिमम कितना क्वेश्चन इसमें कर सकते थे, तो मिनिमम आप 28 प्रश्न तो सही कर ही सकते थे। 29वां मान लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है 22 नंबर वाला, ये 50-50 का मान लेता हूं तो भी मिनिमम 28 प्रश्न तो सही किया ही जा सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, लेकिन वही है, अगर किया जा सकता है तो मेहनत से, मतलब ध्यान से और पूरे विश्वास के साथ पढ़ेंगे तभी तो बनेगा। आप क्लास ज्वाइन करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ने के बाद आप चीजों को और भी कहीं कहीं से खोजना शुरू करते हैं, और उस चक्कर में यही चीज जो पढ़ाए रहते हैं वही रिवाइज नहीं हो पाता, और जब वो रिवाइज नहीं हो पाता तो फिर प्रश्न यहीं से पूछना है तो आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो पता चला ना तो वो पूरा हुआ ना तो ये पूरा हुआ, जो दूसरा पढ़ रहे थे वो भी पूरा नहीं हुआ और आप ये जो पढ़ रहे थे ये भी पूरा नहीं। तो अगर आप लोग क्लास लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कंप्लीट पढ़िए। और ये जो मैंने जो सारा बताया इसके इसी प्रकार से ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि 3000 रुपए का है। ऑफर में ये 2000 रुपए में मिलेगा, और ये ऑफर जो होगा फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें वीडियो क्लास और पीडीएफ दोनों मिलेगा। लेकिन एक विशेष बात आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट 20 स्टूडेंट का जो ऑफर है ये अभी मेरे ख्याल से अभी इससे पहले एक वीडियो डाला था उसमें हुआ था, तो लगभग मेरे ख्याल से 14 या 15 बच्चे हो चुके होंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा इस फीस में, कम फीस में, 2000 वाले फीस में, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9406412114। इसमें आपको अगर सीजी टेट 1 to 5 का लेना है तो सीजी टेट 1 to 5 लिख करके भेजिएगा। 6 to 8 का लेना है साइंस ग्रुप का तो सीजी टेट 6 to 8 करके लिख के भेजिएगा। सीजी टेट 6 to 8 आर्ट ग्रुप का लेना है तो सीजी टेट 6 to 8 आर्ट ऐसा लिख करके भेजिएगा। तो इधर से आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, आप वही अगर ऑफर में रहेगा तो 2000 रुपए का पेमेंट करके आप चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग रहते हैं 2 नंबर 4 नंबर से चूक जाते हैं, कभी 10 नंबर से 12 नंबर से भी चूक जाते हैं, और मौका एक एक करके जाता है। शिक्षक भर्ती अगर देना है, शिक्षक भर्ती अगर निकालना है तो टेट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अगर टेट क्लियर नहीं है तो फिर शिक्षक भर्ती नहीं दिया जा सकता। तो इसको एक बहुत बड़ा बाधा है, तो इसको आप दूर कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आप कोर्स लेते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं कोर्स ले लिया और कोर्स लेने मात्र से सिलेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसको पढ़ना पड़ता है तब जाकर के सिलेक्शन होता है। 427 या 37 से अधिक बच्चों ने इसी स्ट्रेटेजी या इसी कोर्स के थ्रू सिलेक्शन पाया है या फिर क्वालिफाई हुए हैं सीजी टेट। तो मैं कहूंगा कि आप भी ऐसे मौके को न छोड़िए, मेहनत करिए। समय कम है लेकिन मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आएगा। नमस्कार।